गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलट का। अगला राजा आता है अलट, जिसको आलू रावल भी बोलते हैं। आलू, इसके बारे में बताया जाता है कि बचपन में नाम रहा होगा अलट का आलू। तो आलू रावल यानी रावल राजा को बोलते हैं। रावल राजा बाद में बन गया तो रावल लग गया, और पहले का नाम था आलू, तो ये आलू रावल हो गया। इसमें दो प्रशस्ति है, इसमें एक अभिलेख है, एक प्रशस्ति है। तो ये है आठपुर का अभिलेख, ये 977 का है, और ये सारनेश्वर प्रशस्ति 953 का है। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। आप जहाँ आपको जहाँ भी वर्ड मिल जाए सवर, इसका मतलब समझ लेना एकलिंग जी, अपने शंकर भगवान। तो ये प्रशस्ति शंकर भगवान के मंदिर में मिली, लेकिन बाद में पता चला कि ये ब्रह्म मंदिर की प्रशस्ति है। कहीं युद्ध के दौरान या कोई भी आपातकाल के दौरान वो पत्थर आके वहां लग गया होगा, तो इस प्रकार एक्चुअल में वो ब्रह्म मंदिर की है। प्रशस्ति में हमने पाया कि जो अलट है उनकी माताजी का नाम पाया हमने। अलट की माताजी का नाम पाया इसमें कि महालक्ष्मी है, प्रॉपर लिखाया हुआ है महालक्ष्मी है। और उसके बेटे का नाम हमने पाया, बेटे का नाम पाया नरवाहन। नरवाहन सारनेश्वर प्रशस्ति में हमें ये मिला कि अलट की माता का नाम महालक्ष्मी है और बेटे का नरवाहन। सारनेश्वर प्रशस्ति है 953। और इसमें हमने पाया कि ब्रह्म मंदिर बनाया, जो अलट ने ब्रह्म मंदिर बनाया। ब्रह्म मंदिर किसका होता है? भगवान विष्णु का। अब यहीं से पता चल रहा है कि इस प्रशस्ति में मिलता है कि ब्रह्म मंदिर आहड़ में बनाता है। ब्रह्म मंदिर कहाँ बनाता है? आहड़ में। अब यहाँ से पता चल रहा है कि मेवाड़ वाले एकलिंग जी के भक्त तो थे ही, एकलिंग जी के दीवान थे, और एकलिंग जी को अपना भगवान मतलब पूछते थे। इसके साथ ये देख लो कि ब्रह्म मंदिर भी उन्होंने विष्णु भगवान का भी मंदिर इन्होंने बनाया। और उसमें जो विष्णु भगवान का ब्रह्म मंदिर बनाया, वो उसमें मतलब जो दान देने वाले होते हैं, जो चंदा देने वाले होते हैं, दान नहीं, जो चंदा देने वाले होते हैं, उनका नाम भी इन्होंने लिखवाया। चंदा देने वाले को क्या बोलते हैं? चंदा देने वाले को बोलते हैं गोष्ठी का। ये याद रखना कि चंदा देने वाले को क्या बोलते हैं? गोष्ठी का बोलते हैं। चंदा देने वालों के नाम भी इन्होंने लिखा है, नाम तक। और उसके बाद में एक और चीज पता चलता है कि इन्होंने अपना जो मंत्रियों के नाम भी लिखा है। उनके पद का मैं बता रहा हूं, बल्कि उन्होंने अभी तो नाम भी लिखवाया था। कौन कौन सा मंत्री पद था जो उन्होंने दिया? जैसे अक्सपटली का बांदीपति, संधि विग्रह, अक्सपटलिका, बांदीपति, संधि विग्रह, अमात्य, विष गांधी राज। ये मंत्री के पद हैं। ये तो पद ही है, इन्होंने नाम भी बताया था। इन्होंने नाम तक बताया था कि ये अमात्य का नाम ये है, अक्सपटली का नाम ये है। अमात्य का ये बांदीपति हो गया, अक्सपटली का हो गया, संधि विग्रह हो गया, अमात्य हो गया, विष गांधी राज हो गया। अमात्य का मतलब जो प्रधानमंत्री रूप में होता है, जो सलाहकार होता है, उस रूप में अमात्य। संधि विग्रह जो संधि करने वाला युद्ध के दौरान। आक्सपटली का जो पैसे का लेन देन करता है। बांदीपति जो भाट होता है, जो प्रशस्ति वगैरह लिखता है।
विष गांधी राज ये हो गया अपना डॉक्टर साहब, ये हो गया अपना डॉक्टर साहब। ये सब अपने इसमें सारनेश्वर प्रशस्ति में ये सब कुछ अपने को लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद में हम अगला पढ़ रहे हैं, सारनेश्वर प्रशस्ति हो गया। अगला आठपुर का अभिलेख। आठपुर का अभिलेख 977 का है। आठपुर का अभिलेख पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इससे क्या क्लियर होता है, जो मंत्री हमें मंत्री पद डिसाइड, जो मंत्री पद हमें दिखाई दे रहा है, इससे क्या क्लियर हो रहा है कि जो मेवाड़ का सबसे पहले अलर्ट नौकरशाही स्थापना, नौकरशाही वही है ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरो मतलब टेबल पे बैठ के ऐसे शासन करने वाला, कौन था? अलर्ट था। नौकरशाही वही है जिसमें पूरे मंत्री पूरे डिसाइड हो, ये मंत्री का ये काम है, ये मंत्री का ये काम है। ब्यूरोक्रेसी जो अपने एक टेबल पे बैठ के शासन करने वाला। कि मेवाड़ में सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारी किसने चुनना शुरू किया, तो नाम आएगा अलर्ट का। अब ये सब कहाँ मिल रहा है? आहड़। कहाँ मिल रहा है? आहड़ में मिल रहा है। अगला हम प्रशस्ति जो हम आठपुर का अभिलेख पढ़ रहे हैं, अगला आठपुर का अभिलेख ये 977 का है। 977 का आठपुर का अभिलेख है। इसमें हमने पाया, आठपुर के अभिलेख में हमने लिखा हुआ जो पाया है कि इनकी माताजी का नाम महालक्ष्मी हो, पहले डिसाइड हो गया था। ये तो पहले पता चल गया था कि महालक्ष्मी है, लेकिन इसमें पता चला कि ये राष्ट्रकूट वंश की थी। कौन से वंश की थी? राष्ट्रकूट। जो अब राठौड़ कहलाते हैं वही है राष्ट्रकूट। हमने पाया कि इनकी माताजी महालक्ष्मी थी, राष्ट्रकूट वंश की थी। दूसरा हम आठपुर के अभिलेख में हमने पाया कि पहला तो बता दिया महालक्ष्मी राष्ट्रकूट वंश की थी। दूसरा हमने पाया कि इनकी जो वाइफ थी मूण की थी, मूण की राजकुमारी थी जिसका नाम था हरिया देवी। दूसरा जो आठपुर के अभिलेख में हमने पाया, पहला तो महालक्ष्मी का तो उसमें सारनेश्वर प्रशस्ति में मिल गया था, लेकिन जो इसका राष्ट्रकूट वंश का पता नहीं था, तो इसमें पता चलता है कि राष्ट्रकूट वंश की थी। ठीक है। उसके बाद में पता चलता है इनकी जो वाइफ थी, वाइफ का नाम था हरिया देवी। तो कहाँ की राजकुमारी थी? हूण की राजकुमारी थी। ये हूण कहाँ से आए थे? ये परदेसी थे, हमारे यहाँ के नहीं थे, ये मध्य एशिया से आए थे। तो ये इन्होंने देख लो, अलर्ट ने विदेशी भू लेके आया। अलर्ट हमारा राजा, मेवाड़ का ऐसा कौन सा राजा विदेशी भू लाया? वो अपना अलर्ट था। तो विदेश प्रदेश ये सब कुछ ये फर्क नहीं करने वाला था, अच्छी सोच वाला राजा था। तो हरिया देवी ने वहां पे आहड़ में एक हर्षपुर नाम से, अपने नाम से हर्षपुर गांव बसा दिया। हर्षपुर गांव बसा दिया है किसने? हरिया देवी, वाइफ ऑफ अलर्ट। तो इस प्रकार ये उनकी राजकुमारी थी और हरिया देवी थी, तो हर्षपुर अपने नाम से बसा दिया। तो अब ये आहड़ में सब आ रहा है, तो राजधानी तो नागदा थी, राजधानी नागदा थी। तो अभी क्या है, इधर नागदा है, नागदा इधर कंट्रोल नहीं हो पाएगा, फिर आहड़ की तरफ इधर, मतलब एरिया इनका बड़ा होगा, इनका एरिया बड़ा होगा, तो भाई इधर कैसे कंट्रोल करेंगे? तो इन्होंने क्या है, आहड़ को सब कैपिटल बना दिया होगा। तो मैं आहड़ को दूसरा राजधानी बनाने वाला राजा कौन सा था? अलर्ट। आगे आ गया राजा जेतर सिंह। जेतर सिंह 1213 से 1253। पहले तो इतिहास में क्वेश्चन पूछते थे तो सन के पूछ लेते थे, आजकल ये सन वगैरह नहीं पूछ रहे, लेकिन फिर भी मोटा मोटा याद रखना है कि 1213 से 1253 तक जेतर सिंह थे। बूथाला का युद्ध होता है। जेतर सिंह और इल्तुतमिश कहाँ का राजा था? इल्तुतमिश दिल्ली का राजा था, दिल्ली का राजा था इल्तुतमिश। वो इल्तुतमिश कौन था? गौरीशंकर ने जब दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक को बैठक पे गया था, तो बाद में एक राजा आया, वो इतना शक्तिशाली नहीं था, तो उसने उठा के इल्तुतमिश वहाँ दिल्ली में बैठ गया था। दूसरा, और अगर ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आपने रजिया सुल्तान का नाम सुना होगा।
रजिया सुल्तान का नाम सुना होगा। रजिया फंस गई गुंडों में है। यहाँ इनके फादर फंस जाते हैं वैसा, इनके फादर फंस जाते हैं। रजिया के फादर फंस गए गुंडों में बुथाला युद्ध में। बुथाला कहाँ है? उदयपुर में नहीं, उदयपुर में, उदयपुर के नीचे में। तो बुथाला जगह पे इल्तुतमिश और जैतर सिंह के बीच में लड़ाई होती है। अब सन पहले तो हम डिसाइड नहीं कर पा पहले तो सन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन 10th क्लास की अभी बुक आई है, उसमें 1227 दिखाया गया, तो हम 12 से 27 ही इसको मानेंगे। तो जैतर सिंह और ये इल्तुतमिश की सेना या इल्तुतमिश के बीच युद्ध होता है, और युद्ध होता है तो भयंकर हार के जाता है। लेकिन एक हमारा हमीद मर्दन, ये किसकी बुक है? ये है जयसिंह सूरी की। जयसिंह सूरी की बुक है। जयसिंह सूरी इसमें लिखता है कि अमीर से बना है, क्योंकि हमारे राजस्थान में ऐसे है कर दिया। अमीर शब्द किसके लिए यूज हुआ है? इल्तुतमिश के लिए, कि इल्तुतमिश का मद मर्दन घमंड टूट गया। और जैतर सिंह से, एक मेवाड़ के राजा, राजस्थान की मेवाड़ राजा से अपना इल्तुतमिश, अपना नहीं है, इल्तुतमिश हार के जाता है। तो जयसिंह सूरी बताता है कि हमीर मद मर्दन, ये एक्चुअल में अमीर शब्द है, अमीर मद मर्दन, अमीर का घमंड चूर चूर हो गया। तो ये जो जयसिंह सूरी है अपनी बुक में और लिखता है, जयसिंह सूरी ने बताया है कि वीर धवल, जिसको सोलंकी बोलते हैं, सूरी बताता है कि जो वीर धवल है वो धौलका रियासत है। कहाँ पे? गुजरात में। धौलका रियासत है गुजरात में। वहाँ का वीर धवल बघेल, या इसको सोलंकी बोल सकते हैं, वहाँ का धौलका रियासत कहाँ है? गुजरात में। वहाँ का राजा है वीर धवल बघेल या सोलंकी। तो इसके बारे में बताता है कि जयसिंह सूरी, वो जो वस्तुपाल और तेजपाल, कौन है? वस्तुपाल और तेजपाल दो मंत्री हैं, किसके? वीर धवल के। तो वीर धवल बघेल या सोलंकी बोले इसको, ये धौलका रियासत गुजरात का है, वहाँ का राजा है वीर धवल, उसके दो मंत्री है वस्तुपाल और तेजपाल, और इसके हैं चेला। कौन है? जयसिंह सूरी इनका चेला है। तो ये वो इसको चंदा वंदा दे देते, तो उसके राजा के बारे में लिख देता था। तो इन्होंने लिखा कि जब लड़ाई चल रही थी जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में, तो इल्तुतमिश बोला जीत रहा था, बोला जैसे ही किसी ने वीर धवल का नाम लिया, तो इल्तुतमिश की सेना युद्ध छोड़ के चली गई, भाग गई। अभी है, बाद में अभिलेखों में पता चलता है कि चीरवा एक अभिलेख मिलता है, चीरवा का अभिलेख मिलता है, उसमें पता चलता है कि इल्तुतमिश, जैतर सिंह अकेला ही इल्तुतमिश को हराता है, कोई वीर धवल कोई नहीं आया। चीरवा का अभिलेख जो मिलता है उसमें पाया कि जैतर सिंह अकेला इल्तुतमिश की सेना को भगा के मारता है। ये वाली बात सामने नहीं आई कि वीर धवल आया है और उसकी सेना छोड़ के भाग गई। ठीक है, कम से कम इससे हमारी अमीर मद मर्दन से, इससे कम से कम ये क्लियर होता है कि ये युद्ध हुआ था। तो इल्तुतमिश की जो सेना थी जा रही थी, जो रिटर्निंग आर्मी थी, तो नागदा गुजरती हुई जा रही थी। अब नागदा में कोई नहीं है, पूरे युद्ध के लिए आए हुए हैं, और जो परिवार के सदस्य उनको सेफ जगह पे रखा जाता है। तो ये क्या है, नागदा, इल्तुतमिश की जो सेना थी जो नागदा से होती जा रही थी, तो पूरा लूट करके चली गई, नागदा को पूरा लूट के चली गई, क्योंकि वो समतल जगह में थी। तो जैतर सिंह को यहाँ से समझ में आता है कि अगर राजधानी समतल में रहेगी तो लूटपूट तो 100% होगा। तो उसके बाद में जैतर सिंह ने इस परिणाम को देखते हुए राजधानी चित्तौड़ बना देता है। कहाँ बना देता है? चित्तौड़। जैतर सिंह राजधानी चित्तौड़ बना देता है। और जो ओझा जी है, ओझा जी ने जो जैतर सिंह की काफी प्रशंसा की,
उन्होंने बताया कि जो दिल्ली के इल्तुतमिश बादशाह के अगर बराबरी करने वाला राजा था उस टाइम में तो जेतर सिंह था। खूब सारी बढ़ाइयाँ करते हैं इनके बारे में। जो इनके कार्यकाल के जेतर सिंह वाले को इसको मेवाड़ का क्या बोला जाता है, स्वर्ण काल बोला जाता है, क्योंकि इसमें इसने दिल्ली के बादशाह को हराता है और राजधानी समतल से इस चित्तौड़ को बना देता है। जेतर सिंह राजधानी बना देता है चित्तौड़ को। तो ये मेवाड़ का स्वर्ण काल इसके बारे में बोला जाता है। तो मुस्लिम सेना जब जा रही थी, जो इल्तुतमिश की रिटर्निंग आर्मी जो नागदा को लूटते हुए चली गई, तब इनको समझ में आता है अपने वालों को क्या, अगर युद्ध में गया है तो 100% या तो जीत के आएगा, अगर जीत के नहीं आया है तो मर के आएगा। अब इनकी तरह नहीं है, मुस्लिमों की तरह नहीं है कि जैसे 5000 सैनिक आगे दिए, चलो ठीक है 5000 सैनिक अगर मर गए, अगर खत्म हो गए तो वो तुरंत पीछे चले जाएंगे। जैसे उसके पास टोटल 10,000 सैनिक है, अगर 5000 सैनिक उसने पहले उतार दिए, अगर वो आउट हो गए, वो मर गए, तो वो तुरंत पीछे चला जाएगा। बोला अभी 5000 सैनिक बचा है, उसको वेस्ट नहीं करना, वो पीछे जाएगा। बोला 15,000 पीछे लाऊंगा और फिर से लड़ूंगा। और अपने वालों का क्या है, अपने वालों का एक बार लड़ाई में उतर गया तो जीत के ही जाना है, जीत के नहीं जाना है तो मर के जाना है। फिर वहां जाके घर जाके मुंह नहीं दिखा सकते।